सर बथाल अपने बंगले में मौजूद नहीं था। फरीदी और हमीद ड्राइंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगे। नौकरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। हमीद को हैरानी हो रही थी कि आखिर फरीदी यहाँ क्या करने आया है। ड्राइंग रूम बहुत शानदार था। अच्छा फर्नीचर, बेहतरीन पेंटिंग्स और फर्श पर ईरान व कश्मीर के कीमती कालीन। फरीदी हर चीज़ को ध्यान से देख रहा था। अचानक वो चौंक गया। उसने हमीद से कहा, हमीद, ज़रा पीछे देखो, क्या रोशनदान में बिल्ली है? हमीद ने पीछे मुड़कर देखा और फिर हंस पड़ा। वो बोला, आपने क्या कर दिया? क्या आपकी गर्दन में भी आंखें हैं? आप सामने देख रहे थे, फिर आपको बिल्ली कैसे दिख गई? फरीदी बोला, सिर्फ बिल्ली ही नहीं दिखी, बल्कि इसका पूरा सबूत भी मिल गया कि उस रात सर बथाल को इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। हमीद ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझा। फरीदी ने पूछा, बताओ, छत के पास आईने क्यों लगाए गए हैं और हर रोशनदान के सामने एक एक आईना क्यों है? इसका क्या मतलब हो सकता है? अब हमीद ने ध्यान से देखा। वाकई हर रोशनदान के सामने छत के पास एक एक आईना लगा हुआ था। हमीद बोला, हाँ, ये तो अजीब बात है। फरीदी ने कहा, अजीब नहीं, काम की चीज़ कहो। हमीद ने पूछा, कैसे? फरीदी ने समझाया, उस रात मैं छत पर चढ़कर किसी रोशनदान से अंदर झांक रहा था। जाहिर है किसी न किसी आईने में मेरी परछाई ज़रूर दिखी होगी। सर बथाल अपने साथी के साथ वही मौजूद था। मैंने उन्हें बातें करते सुना था, लेकिन उनकी शक्लें नहीं देखी थी। हमीद ने कहा, आपका ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। फरीदी ने कहा, हो सकता है, लेकिन इन आईनों का कोई और मकसद समझ नहीं आता। हमीद चुप हो गया। फरीदी भी सोच में डूब गया। तभी ड्राइंग रूम से एक नौकर गुजर कर दूसरे कमरे में जाने लगा। फरीदी ने उसे बुलाया और पानी मांगा। जब नौकर पानी लाया तो फरीदी ने लंबी अंगड़ाई ली, पानी का गिलास हाथ में लिया और ड्राइंग रूम को ध्यान से देखने लगा। फरीदी बोला, आजकल ऐसे आईने यहाँ आसानी से नहीं मिलते, क्या ये हाल ही में लगाए गए हैं? नौकर ने कोई जवाब नहीं दिया। फरीदी ने पूछा, मैंने पहले कभी इन्हें यहाँ नहीं देखा, क्या ये हाल ही में लगाए गए हैं? नौकर ने कहा, जी हाँ, और गिलास लेकर चला गया। फरीदी मुस्कुराया और बोला, अब क्या कहते हो? हमीद ने कहा, मैं मान गया। फरीदी बोला, देखते हैं वो कब आता है। हमीद ने कहा, मुझे लगता है चलना चाहिए। फरीदी ने कहा, नहीं, हमें बैठना चाहिए। वो सामने वाली तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। अचानक बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी और सर बथाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। फरीदी और हमीद को देखकर वो बोला, ओह, तुम लोग फ़ोन ठीक कराने आए हो? तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन क्यों? नौकरों से कहकर फ़ोन ठीक क्यों नहीं करा दिया? रात से झगड़ा चल रहा है। अच्छा, मेरे साथ आओ। फरीदी मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। वह और हमीद सर बथाल के साथ चलने लगे। कई कमरों से गुजरते हुए वे लाइब्रेरी में पहुंचे। सर बथाल ने मेज़ पर रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया और खुद एक अलमारी खोलकर किताबें देखने लगा। फरीदी ने पूछा, क्या ये टेलीफोन रात 12 बजे के बाद ख़राब हुआ था? सर बथाल चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। क्या मतलब? फरीदी ने कहा, हम ये पूछने आए हैं कि कल रात तुमने किन किन लोगों को फ़ोन किया था? सर बथाल गुस्से में बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? फरीदी ने अपना विजिटिंग कार्ड उसके सामने रख दिया। सर बथाल ने कहा, एक जासूस का यहाँ क्या काम है? फरीदी ने पूछा, क्या कैप्टन खावर तुम्हारा दोस्त था? सर बथाल ने कहा, हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फरीदी ने कहा, कल रात उसकी हत्या कर दी गई। कत्ल कर दिया गया? सर बथाल ने हैरानी से पूछा। फरीदी ने कहा, मुझे अफसोस है, वो बिलियर्ड का अच्छा खिलाड़ी था। फिर उसने पूछा, उसके बारे में और क्या जानते हो? सर बथाल ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, 15 दिन पहले उससे क्लब में मुलाकात हुई थी। फरीदी ने कहा, वह एक अच्छा निशानेबाज भी था। सर बथाल बोला, हो सकता है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फरीदी ने पूछा, उससे आखिरी बार कब मिले थे? सर बथाल ने कहा, परसों रात को क्लब में हम दोनों दोपहर तक बिलियर्ड खेलते रहे। वो कैसा आदमी था?
हिंदुस्तानियों में ऐसे खूबसूरत आदमी कम ही देखने को मिलते हैं। फरीदी मुस्कुराया और हमीद को आंख मारते हुए बोला, अच्छा, इसकी प्रेमिका के बारे में क्या ख्याल है? सर बथाल गुस्से से बोला, प्रेमिका? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? फरीदी ने कहा, हमें उसकी प्रेमिका की तलाश है। सर बथाल ने कहा, तो क्या मैं ही उसकी प्रेमिका हूँ? हमीद ने बिना सोचे कहा, हमें तो यही जानकारी मिली है। ये सुनकर फरीदी हंस पड़ा। सर बथाल टेलीफोन की तरफ बढ़ा, लेकिन फरीदी ने धीरे से कहा, हमने अभी उसकी मरम्मत कहाँ कराई है। ये सुनकर सर बथाल पलट गया और बोला, देखो, मैं कहता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फरीदी ने आगे कहा, खैर, मैं चलता हूँ। अब मुझे अली फजील मिस्री की रूह से बात करनी पड़ेगी। ये कहकर फरीदी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर बथाल चुप हो गया। फरीदी और हमीद दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे। फरीदी ने देखा सर बथाल के चेहरे पर गुस्से की जगह घबराहट के संकेत थे। सर बथाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। फरीदी ने जेब से रुमाल निकाला, उसे हवा में 2-3 बार घुमाया और सर बथाल की तरफ अर्थपूर्ण नज़रों से देखने लगा। अचानक किसी दूर कमरे से हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। सर बथाल पागलों की तरह उस आवाज़ की तरफ दौड़ा और सामने की दीवार से ऐसे टकराया जैसे उसे कुछ समझ न आया हो। फिर उसने बर्बर अंदाज में जेब से रिवॉल्वर निकाला और पीछे हटकर दीवार पर फायर करने लगा। फरीदी और हमीद हैरानी से उसे देखते रहे। रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई तो सर बथाल एक सोफे पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। उसने एक बार डरते हुए फरीदी और हमीद की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। फरीदी और हमीद भी एक सोफे पर बैठ गए और सर बथाल की हालत को देखते रहे। थोड़ी देर बाद सर बथाल सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी दिखाई दे रही थी। फरीदी बोला, तुम कुछ कहना चाहते हो? सर बथाल चुप रहा। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह किसी मानसिक तनाव में है। फरीदी ने कहा, तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब था? मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। सर बथाल बेचैनी से बोला, क्यों? वारंट दिखाओ। फरीदी ने कहा, मैं अभी फ़ोन करके अनुमति लेता हूँ। सर बथाल ने हाथ मलते हुए कहा, तुम शायद उस हंसने वाले को ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन वह छला है, यानी भ्रम या भूत। उफ मेरे खुदा। सर बथाल ने फिर अपना चेहरा छुपा लिया। फरीदी ने हमीद को बैठने का इशारा किया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सर बथाल ने सिर उठाकर हमीद की तरफ देखा। तुम्हारा साथी तलाशी लेने गया है? वह उदास आवाज़ में बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वह मुझे इस मुसीबत से नहीं बचा सकता। हमीद ने पूछा, कैसी मुसीबत? सर बथाल ने कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। हमीद ने पूछा, तुमने उस कैप्टन खावर के साथ किसी लड़की को देखा था? सर बथाल बेचैनी से बोला, कैप्टन खावर या कोई और? मुझे कुछ नहीं पता। हमीद ने फिर पूछा, और वो लड़की? सर बथाल गुस्से में उठने लगा, मुट्ठी तान ली, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस बैठ गया। तभी फरीदी कमरे में वापस आ गया। सर बथाल सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। फरीदी सोफे पर धम से बैठ गया और बोला, अली फजील के बारे में क्या जानते हो? सर बथाल की आवाज़ भर्रा गई, मैं कुछ नहीं जानता। फरीदी मुस्कुराया, बहुत अच्छा, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। सर बथाल गुस्से में बोला, क्या मतलब? फरीदी ने कहा, मैं अली फजील के बारे में जानना चाहता हूँ। सर बथाल ने पूछा, कौन अली फजील? फरीदी ने कहा, मिस्री जासूस। सर बथाल बोला, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। फरीदी ने पूछा, उस रात तुम जिस दाढ़ी वाले आदमी को क्लब में शराब पिला रहे थे वो कौन था? सर बथाल चौंक कर बोला, वो फरीदी ने सख्त आवाज़ में कहा,
ठीक ठीक बताओ। सर बथाल बोला। पादरी जेराल्ड। फरीदी ने पूछा। और क्या तुम जानते थे कि वह सच में पादरी जेराल्ड है? सर बथाल फिर चौंक गया। वह हैरानी से फरीदी की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फरीदी बोला, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। सर बथाल बोला, हाँ, मुझे शक था कि वह असली नहीं है। फरीदी ने पूछा, फिर तुम उसे अपने साथ क्यों रखते रहे? सर बथाल बोला, सिर्फ ये देखने के लिए कि वह असल में कौन है। फरीदी ने कहा, और इसी वजह से तुमने उसे टीवी के हवाले कर दिया और ख़ुद वहाँ से चले गए? सर बथाल फिर चौंक गया। वह फरीदी को गौर से देखने लगा, फिर बेचैनी से उठकर टहलने लगा और बोला, तुम सब जानते हो, सब कुछ जानते हो। फरीदी उसे ध्यान से देखता रहा। सर बथाल अचानक मुड़कर बोला, हाँ, मैं उसे टीवी के हवाले करके चला गया था। कोई मेरा पीछा कर रहा था। फरीदी ने पूछा, कौन? सर बथाल बोला, मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम ही रहे हो। फरीदी ने पूछा, पादरी जेराल्ड असल में कौन है? सर बथाल बोला, मेरा एक दोस्त। लेकिन मुझे हैरानी थी कि वह अचानक यहाँ कैसे आ गया। फरीदी ने पूछा, वो कहाँ रहता है? सर बथाल बोला, सुएज के इलाके में। ये सुनकर हमीद बोल पड़ा, ओह, तो उसका संबंध भी मिस्र से है? फरीदी ने पूछा, अली फजील के बेटे मोहम्मद फजील को जानते हो? सर बथाल बोला, झूठ है, अली फजील का कोई बेटा नहीं है। फरीदी ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम अली फजील को जानते भी नहीं और अब उसके पूरे परिवार के बारे में बता रहे हो। सर बथाल बेबस होकर एक सोफे पर गिर पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद को संभाल लिया। वो चिल्ला कर बोला, मैं कहता हूँ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। फरीदी उसे घूरते हुए बोला, लेकिन ये मत भूलो कि अली फजील की बेटी को एक रुमाल के लिए दिलकशा में मार दिया गया। सर बथाल लापरवाही से बोला, मार दी गई होगी? फरीदी ने पूछा, तो तुम उसे जानते थे? फिर पूछा, तुमने पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं दी? सर बथाल बोला, मेरी मर्जी। फरीदी ने कहा, तुम जानते हो यह अपराध है? सर बथाल बोला, तो होगा। फरीदी ने कहा, मैं तुम्हें शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता हूँ। सर बथाल ने तिरस्कार से कहा, तुम? मैं एक विदेशी हूँ, तुम सीधे ऐसा नहीं कर सकते। फरीदी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन मैं सीधे तुम्हारी हड्डियाँ ज़रूर तोड़ सकता हूँ। सर बथाल गुस्से में बोला, तुम ब्रिटेन के एक सम्मानित नागरिक का अपमान कर रहे हो, तुम्हारी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। फरीदी बोला, सरकार जवाब दे लेगी, तुम बेफिक्र रहो। सर बथाल गुस्से में उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, निकल जाओ यहाँ से, अभी निकलो। फरीदी उठते हुए बोला, बहुत अच्छा सर, तुम्हें बहुत जल्द बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। फरीदी और हमीद सर बथाल के बंगले से बाहर निकल आए। उनकी कार तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। हमीद ने कहा, आपने बहुत गलत किया। फरीदी ने पूछा, क्यों? हमीद बोला, अगर आपने उसे छेड़ा था तो इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। फरीदी ने कहा, इसके अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था। हमीद बोला, अगर वो कहीं भाग गया तो? फरीदी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, उसके बंगले पर नज़र रखी जा रही है। हमीद ने कहा, अगर वो भेस बदल कर निकल गया तो? फरीदी बोला, सुनो, सर बथाल एक मशहूर आदमी है, वह ऐसी हरकत करके बच नहीं सकता। बिना पूरी तैयारी के वह ऐसा कदम नहीं उठाएगा। उसने मिस्र जाने के लिए वीज़ा की अर्जी दी है, जो मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं मिल सकती। हमीद ने पूछा,
तो क्या आप उससे बात करके किसी नतीजे पर पहुँचे हैं? फरीदी बोला, वो बहुत बड़ा चालाक आदमी है। उसकी एक्टिंग काबिले तारीफ थी, लेकिन वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। हमीद ने कहा, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? फरीदी ने जवाब दिया, ये बेवकूफ़ी भरा ख्याल है। तुम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकते। हमीद ने पूछा, आप शायद वहाँ से उठकर दूसरे कमरों में भी गए थे? फरीदी बोला, हाँ, लेकिन कोई ख़ास बात पता नहीं चली। हमीद ने पूछा, आखिर वो हंसी की आवाज़ क्या थी? फरीदी बोला, कुछ भी हो, मैं ऐसी बेकार बातों पर ध्यान नहीं देता। हमीद हैरान होकर बोला, बेकार बातें? अरे मैंने तो उसे अपने कानों से सुना। फरीदी ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन मैंने अपने कानों से कुछ नहीं सुना। हमीद बोला, यानी? फरीदी ने कहा, अरे भाई, कुछ भी रहा होगा, लेकिन वह इतनी अहम बात नहीं कि मैं उसे ख़ास तौर पर नोट करूं। हमीद ने कहा, और सर बथाल का वह पागलपन? फरीदी बोला, वो बहुत बढ़िया एक्टिंग थी। हमीद ने पूछा, तो आप अभी भी यही मानते हैं कि सर बथाल आपको गलत रास्ते पर डालना चाहता है? फरीदी ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल। हमीद बोला, लेकिन आपका अंदाज़ा गलत है। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ। हमीद चुप हो गया। वह कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? फरीदी ने कहा, कैप्टन खावर के घर। हमीद बोला, अरे वहाँ तो हमें पहले ही जाना चाहिए था। फरीदी ने मजाक में कहा, आजकल बड़े समझदार हो रहे हो। क्यों न हो, शहनाज का मामला जो फंसा है। हमीद चुप रहा। अचानक फरीदी चौंक कर बोला, लगता है ये लोग वहीं से लौट रहे हैं। सामने पुलिस की एक लारी आ रही थी। ड्राइवर के पास आगे की सीट पर इंस्पेक्टर जगदीश बैठा था। फरीदी ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। पुलिस की लारी भी रुक गई। फरीदी ने पूछा, क्या तुम खावर के घर से आ रहे हो? जगदीश लारी से उतरकर पास आया और बोला, हाँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो उसके कत्ल पर रोशनी डाल सके। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, कार के हादसे पर तो मैं भी रोशनी डाल सकता हूँ, लेकिन कत्ल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही असली सच बताएगी। आखिर ये आपका सुपरिटेंडेंट आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जगदीश ने पूछा। सुनो, कुछ कुत्ते सर्दियों में भी पागल हो जाते हैं। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, बस उन्हें थोड़ा सा धक्का देने की ज़रूरत होती है। वो बेवजह कोतवाली आकर वो रिपोर्टें देख रहा था जो कैप्टन खावर ने आप लोगों के खिलाफ लिखवाई थी। जगदीश ने कहा, अच्छा, देखने दो भाई, तुम्हारा क्या नुकसान है? फरीदी ने कहा, मैंने तो पहले मना कर दिया था, मगर बीच में हमारे एसपी साहब आ गए। जगदीश बोला, छोड़ो ये सब। फरीदी ने बात काटते हुए कहा, कैप्टन खावर के घर पर कौन है? कोई नहीं, हमने ताला तोड़कर तलाशी ली थी। जगदीश ने जवाब दिया। फिर नया ताला लगा दिया? हाँ, अब किसी मजिस्ट्रेट के सामने इसे सील करवा दूंगा। जल्दी मत करो, मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ। फरीदी बोला, मुझे लगता है यह हादसा भी उसी रुमाल वाले केस की एक कड़ी है। क्या? जगदीश चौंक गया। जगदीश ने ताले की चाबी फरीदी को दे दी। अगर भरोसा न हो तो तुम भी साथ चलो, फरीदी ने कहा। नहीं, आप देख लो, जगदीश बोला और वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। फरीदी ने कार स्टार्ट की। थोड़ी देर में वो दोनों कैप्टन खावर के घर पहुंच गए। फरीदी ने ताला खुला और दोनों अंदर चले गए। वो एक एक कमरे में घूमते रहे। अचानक हमीद एक मेज़ की तरफ दौड़ा। अगले ही पल उसके हाथ में सफ़ेद रंग का एक रुमाल था। उसने उसे उठाकर सूंघा और अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई, खुदा की कसम, ये शहनाज का है। फरीदी तुरंत उसकी तरफ लपका। खड़े हो जाओ, वरना गोली मार दूंगा और लोग यही समझेंगे कि तुम शहनाज को गायब करके उसे मार कर भाग गए हो।
जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमीद और फरीदी ने अपने चेहरे फेर लिए। अब आगे बढ़ो, अगर पीछे मुड़कर देखा तो यही ढेर कर दूंगा। फरीदी और हमीद आगे चलने लगे। उन्हें कई कमरों से होकर गुजरना पड़ा। अचानक फरीदी ऊंची आवाज़ में बोला, देखा तुमने, रास्ते भर चूड़ियों के टुकड़े पड़े हैं और इनका सिलसिला किसी तहखाने की तरफ जाता है। फजील ज़ोर से हंस पड़ा। खैर, जो जाल मैंने बिछाया था उसमें मैं कामयाब हो गया। तुम्हें ज़रा भी शक नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें एक तहखाने में मेहमान बना रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ से निकल नहीं सकोगे। मैं भला किसी बदरू का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने साथ टाइम बम तो नहीं लाया। फरीदी हंसकर बोला, आदमी बहादुर हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि मिस्र के पुराने राज खोल सके। फजील बोला, जल्दी चलो, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐ मेरे वालिद के दोस्त के बेटे, तुम इतना बेरहम क्यों हो रहे हो? फरीदी मुड़कर बोला और उसी पल फजील ने फायर कर दिया। अगर फरीदी झुक न जाता तो उसकी जान चली जाती। उठो, फजील गरज कर बोला, मैं अब ज़्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। फरीदी उठ खड़ा हुआ। अपना मुंह दरवाजे की तरफ कर लो, फजील ने कहा। फरीदी फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो तुम्हें जहन्नुम तक कैप्टन खावर का पीछा करना पड़ेगा, फजील ने धमकी दी। मेरा महकमा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा, फरीदी हंसकर बोला। लेकिन हम तुम्हें जहन्नुम तक ज़रूर पहुंचा देंगे, हमीद ने कहा। श्श, तुम मत बोलो, फरीदी ने उसे रोका। बड़ों का अदब करना सीखो, फजील उम्र में तुमसे बड़ा लगता है। चुप हो जाओ तुम लोग, फजील गुस्से में चिल्लाया। अब यही रुक जाओ, इस कालीन को उठाओ। वो लोग एक ऐसे कमरे में पहुँचे जहाँ कोई फर्नीचर नहीं था। फर्श पर एक खूबसूरत कालीन बिछी थी और चारों तरफ बड़े बड़े तकिए रखे हुए थे। फरीदी कालीन उठाने के लिए झुका। उसने कालीन का किनारा दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और सीधा खड़ा हो गया। आगे की तरफ पलट दो, फजील ने हुक्म दिया। लेकिन फरीदी ने अचानक पूरी ताकत से कालीन को ऊपर उछाला और अपने सिर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंक दिया। फजील को कुछ समझ ही नहीं आया। पूरी कालीन उसके ऊपर आ गिरी और साथ ही फरीदी और हमीद भी उससे टकरा कर गिर पड़े। तीनों ज़मीन पर गिर चुके थे। फरीदी कालीन के नीचे फजील से भिड़ गया। फजील के हाथों से पिस्तौल पहले ही छूट चुका था। हमीद, पिस्तौल, फरीदी चिल्लाया। पिस्तौल ढूंढो। देख लेना, मैं अब तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, फजील हाफते हुए बोला। उसने फरीदी के हाथों पर कई जगह दांत भी काट लिए थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। हमीद चीख पड़ा। फरीदी की पकड़ ढीली हो गई और फजील एक झटके में उसके शिकंजे से आज़ाद हो गया। वो फुर्ती से कालीन के नीचे से निकलकर अगले ही पल कमरे से बाहर भाग गया। फरीदी ने जल्दी से कालीन हटाई। एक पिस्तौल उसके हाथ लग गई। वो भी तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ा। हमीद भी उठ खड़ा हुआ। वो घबराई हुई नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। उसे ज़मीन पर पड़ा दूसरा पिस्तौल मिल गया। उसने उसे उठाया और गुस्से भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगा। तुम्हें गोली तो नहीं लगी? फरीदी कमरे में दाखिल होते हुए बोला। वो भाग गया। मैं क्या बताऊं, मुझसे गलती हो गई, हमीद ने शर्मिंदा होकर कहा। मैं कालीन के नीचे पिस्तौल ढूंढ रहा था और जैसे ही मेरा हाथ उस पर पड़ा वो चल गई। ओह, तो ये बात है, फरीदी बोला। अरे बेवकूफ़, अगर उसका रुख तुम्हारी तरफ या मेरी तरफ होता तो क्या हम जिंदा रहते? अब क्या करें, हमीद बेबसी से बोला। कोई बात नहीं, कब तक बचेगा, फरीदी बोला। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, ये मकान ख़तरनाक लग रहा है। दोनों बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे नहीं, फरीदी अचानक बोला। हम दोनों पीठ से पीठ मिलाकर चलेंगे। क्यों? अगर पीछे से हमला हुआ तो? फरीदी ने कहा। लेकिन मैं उल्टा कैसे चलूँ? हमीद घबरा कर बोला। तुम्हें किसने कहा? फरीदी बोला।
मैं उल्टा चलूँगा। दोनों पीठ मिलाकर चलने लगे। हमीद सीधा चल रहा था और फरीदी उसकी पीठ से सटा हुआ उल्टा चल रहा था। यह अजीब सा नज़ारा देखकर हमीद को हल्की सी हंसी आ गई। देखो मेरे दोस्त, फरीदी बोला, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को खुद को मजाक जैसा बनाना पड़ता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर तरफ चौकन्नी नज़र डालते हुए। तुम बहुत तेज़ चल रहे हो, फरीदी बोला। क्या मुझे गिराने का इरादा है? हमीद ने अपनी चाल धीमी कर दी। डरो मत, इस तरह हम सुरक्षित हैं, फरीदी बोला। लेकिन दोनों छत की तरफ से बिल्कुल बेखबर थे। अचानक छत का एक रोशनदान खुला और एक बड़ा सा जाल सीधे फरीदी और हमीद पर आ गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाते, जाल के किनारे कस चुके थे। जाल अचानक कस गया और दोनों उसमें बुरी तरह फंस कर रह गए। खबरदार, फायर मत करना, ऊपर से आवाज़ आई। ये कमरा सड़क के पास है, गोली की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही तुम दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठहरो, फरीदी ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अपने पिस्तौल जाल से निकालकर दूर फेंक दो। ऊपर से आवाज़ आई। अरे मेरे वालिद के दोस्त के बेटे, तुम तो वाकई बड़े मजाकिया निकले, फरीदी हंसकर बोला। चुप रहो, ऊपर से गुस्से भरी आवाज़ आई। पिस्तौल फेंकते हो या मैं अपना काम कर दूँ? लो भाई, ये भी कर लेते हैं। फरीदी ने दोनों पिस्तौल ऊपर फेंक दिए। ठीक है, अब चुपचाप पड़े रहो, मैं अभी आता हूँ, आवाज़ आई। कुछ ही पलों बाद फजील कमरे में दाखिल हुआ और उसने दोनों पिस्तौल उठा लिए। अरे मेरे वालिद के दोस्त के, फरीदी बोलने ही वाला था। चुप रहो, फजील गरज कर बोला। तुम उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते हो, फरीदी ने कहा। मैं 10 ज़बानों का माहिर हूँ, फजील मुस्कुराया। लेकिन सर बथाल उर्दू नहीं जानता, फरीदी बोला। और सर बथाल, फजील ने नफ़रत से होठ सिकोड़े। मैं उसे भी अच्छी तरह उर्दू सिखा दूंगा। अब एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना, वरना हमें मार दोगे, फरीदी मुस्कुराया। फजील ने जाल की रस्सी को ज़ोर से झटका। दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। फिर फजील जाल को खींचते हुए उन्हें घसीटने लगा। फरीदी एक घायल शेर की तरह तड़प रहा था। खुदा की कसम, ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई, वो हाफते हुए धीमे से बोला। फजील जाल को घसीटते हुए उसी कमरे में ले आया जहाँ कालीन उल्टी गई थी। अब तुम तहखाने में जा रहे हो, फजील बोला। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ। लेकिन घबराओ मत, तुमने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसने तहखाने का ढक्कन खोला और जाल को नीचे धकेल दिया। फरीदी और हमीद जाल में उलझे हुए सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया। तहखाने में पूरा अंधेरा था। कुछ पल बाद जब उनकी आंखें अंधेरे की आदी हुई तो उन्हें 2 साए दिखाई दिए। शहनाज, हमीद ज़ोर से चिल्लाया। मकसूद, तुम भी यहाँ हो, फरीदी ने कहा। खड़े क्या देख रहे हो, इस जाल को खोलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप, मकसूद हैरानी से बोला और आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में फरीदी और हमीद जाल से बाहर निकल आए। इस गधे की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा, फरीदी ने हमीद की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं क्या करता, वो कमबख्त गोली ही चल गई, हमीद झुंझला कर बोला। अच्छा बस, अब बकवास बंद करो, फरीदी ने डांटते हुए कहा। फिर मकसूद की तरफ मुड़ा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं आपके हुक्म के मुताबिक शहनाज मैडम के घर की निगरानी कर रहा था, मकसूद बोला। कल शाम कैप्टन उन्हें अपने साथ क्लब ले गया, मैं उनके पीछे पीछे था। फिर वो उन्हें यहाँ अपने घर ले आया। मैं वापस जाकर आपको फ़ोन करने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मेरे सिर पर भारी चीज़ मारी। मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैं और शहनाज दोनों इस तहखाने में थे। तुम उसके साथ क्लब क्यों गई थी? हमीद ने गुस्से में शहनाज से पूछा। बस करो, फालतू बातें मत करो, फरीदी ने हमीद को घूरते हुए कहा। मुझे धोखा दिया गया था, शहनाज बोली। मुझे यकीन है, फरीदी ने शांत स्वर में कहा।
मैंने पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लिया था। शहनाज ने बताया कि उसे धोखे से बुलाया गया था। उसे कहा गया कि फरीदी ने बुलाया है, लेकिन असल में ये एक चाल थी। अब सभी तहखाने में फंसे हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जबकि दुश्मन बहुत चालाक और ख़तरनाक है। फरीदी तहखाने की दीवारों पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। फरीदी ने कहा, मेरा ख्याल है ऊपर का ढक्कन कीलों से जड़ दिया गया है। हामिद बेबस होकर बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। फरीदी ने हल्के अंदाज में कहा, सिर्फ बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। हामिद बेचैनी से बोला, अब क्या होगा? फरीदी बोला, होगा ये कि थोड़ी देर बाद तुम फजील को गालियाँ देने लगोगे, जैसे कोई बूढ़ी औरत रो रो कर बद्दुआ देती है। अब फरीदी बिल्कुल खामोश हो गया। शहनाज, हामिद और मकसूद आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। फरीदी कभी कमरे में टहलता, कभी बैठ जाता। उसने कई बार तहखाने का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। हामिद ने पूछा, आखिर उसने हमें इस चूहेदानी में क्यों बंद किया है? फरीदी बोला, ताकि वह आराम से अपनी चालें चल सके। हमारे खिलाफ कैप्टन खावर की जो रिपोर्ट है उसे मजबूत करने के लिए। हम इस तरह गायब हो जाएंगे तो अफसरों को यकीन हो जाएगा कि हम ही दोषी हैं। फिर वे असली कातिल को छोड़कर हमें ढूंढने लगेंगे। शहनाज ने हैरानी से पूछा, क्या कैप्टन खावर ने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दी थी? फरीदी ने कहा, हाँ, और उसका संबंध तुमसे है। उसने रिपोर्ट में लिखा था कि तुम उसकी बहन और मंगेतर हो और हम लोग तुम्हें परेशान करते हैं। ये सुनकर शहनाज गुस्से से बोली, या खुदा, उस आदमी ने मेरी अनजाने में क्या क्या कर दिया। हामिद गुस्से से बोला, तो तुम उसके साथ रहती ही क्यों थी? फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा, फिर बेवकूफ़ी की बात करती तुमने? शहनाज ने बेबसी से कहा, मैं क्या कर सकती थी? फरीदी ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, अब बस। इसके बाद फिर से गहरी खामोशी छा गई। फरीदी उठकर सीढ़ियों की तरफ गया। उसे उम्मीद थी कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगी। वो ऊपर आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। घड़ी ने 6 बजाए, लेकिन कोई नहीं आया। मायूस होकर वो वापस नीचे लौट आया। तहखाने में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। फरीदी ने माचिस जलाई और दीवार के ताखे में रखी मोमबत्ती जलाकर रोशनी कर दी। हामिद मायूस होकर बोला, अब तो रात भी हो गई। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, और सुबह भी हो जाएगी। हामिद झुंझला कर बोला, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। फरीदी बोला, यहाँ इस हालात में मजाक के अलावा और क्या कर सकते हैं? शहनाज ने पूछा, आपको जरा भी चिंता नहीं हो रही? फरीदी बोला, चिंता किस बात की? बस ज़मीन पर सोने में थोड़ी तकलीफ़ होगी। हाँ, शायद हामिद को भूख ज़रूर लगे। मकसूद बोला, हमने तो कल रात से कुछ खाया ही नहीं है। फरीदी थोड़ा सोचकर बोला, हाँ, ये परेशानी वाली बात है, लेकिन किसी न किसी वक्त पुलिस यहाँ ज़रूर आएगी। हामिद चौंक कर बोला, तहखाने में भी? तभी फरीदी ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोला, मुझे कुछ आहट सुनाई दे रही है। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर कमरे में कई लोगों के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हामिद भी उसके पीछे पीछे आ गया। हामिद ने धीरे से पूछा, कौन हो सकता है? फरीदी बोला, कोई भी हो, मैं इस ढक्कन को पीटने जा रहा हूँ। अगर पुलिस होगी तो ध्यान देगी, और अगर दुश्मन हुए तो फिर जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर फरीदी ने दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से तहखाने का ढक्कन पीटना शुरू कर दिया। ऊपर की आहट अचानक रुक गई, लेकिन फरीदी लगातार ढक्कन पीटता रहा। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर से भी कोई उसी ढक्कन को जवाब में पीट रहा हो। फरीदी ने कहा, शायद अपराधियों ने इस ढक्कन में कीलें ठोक दी थी, जिन्हें पुलिस अब उखाड़ रही है, या फिर वे कीलें लगाना भूल गए थे और अब लगा रहे हैं। खैर, जो भी हो, हमें इंतज़ार करना चाहिए। दोनों फिर नीचे आ गए। ऊपर से लगातार हथौड़े चलने की आवाज़ आ रही थी।
फिर अचानक लकड़ी के टूटने जैसी आवाज़ आई। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और इंस्पेक्टर जगदीश का चेहरा नजर आया। वो हैरान होकर बोला, ओ मेरे बाप, यहाँ तो जानी पहचानी शक्लें दिख रही है। फरीदी धीरे से उठकर आगे बढ़ा। जगदीश आंखें फाड़ कर बोला, अरे आप ही आए हैं। फरीदी ने होठ भींच कर कहा, हाँ, और उसे इस तरह घूरने लगा जैसे अभी उस पर टूट पड़ेगा। जगदीश घबरा कर थोड़ा पीछे हट गया। फरीदी ने सख्त लहजे में पूछा, तुमने पहले यहाँ तलाशी कैसे ली थी? जगदीश बोला, अच्छी तरह। फरीदी ने शहनाज और मकसूद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसी अच्छी तरह? जगदीश हैरान होकर बोला, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? फरीदी बोला, ऊपर चलो। सब लोग ऊपर कमरे में आ गए। जैसे ही वे कमरे में पहुँचे, फरीदी की नज़र सीधे सुपरिटेंडेंट पर पड़ी। फरीदी ने पूछा, कहिए साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सुपरिटेंडेंट ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा अंदाज़ा सही निकला। फिर उसने झुंझला कर पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? फरीदी ने बिल्कुल गंभीर होकर कहा, मक्खियाँ मार रहा था। ऑफिस में तो इतनी सफाई रहती है कि वहाँ मक्खियाँ मिलती ही नहीं। ये सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो गया। फरीदी आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल रुक गया, क्योंकि दूसरे कमरे में डीआईजी और कई बड़े पुलिस अफसर मौजूद थे। फरीदी ने इशारा करके जगदीश से पूछा, इसका मतलब उस कमरे में क्या है? जगदीश बोला, वहाँ एक लाश है। किसकी लाश है? जगदीश ने कहा, एक बड़े ओहदे वाले और इज्जतदार अंग्रेज़, सर बथाल की। फरीदी ने धीरे से कहा, ओह। उसकी आवाज़ में साफ मायूसी झलक रही थी। सभी लोग दूसरे कमरे में पहुँचे। डीआईजी आगे बढ़कर बोला, हेलो फरीदी। फरीदी बोला, मैंने जो रिपोर्ट आपको दी थी सब कुछ उसी के मुताबिक हुआ है। डीआईजी ने पूछा, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फरीदी ने कहा, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। डीआईजी बोला, सर बथाल की लाश यही मिली है। फरीदी ने पूछा, कहाँ? दूसरे कमरे में, जवाब मिला। फरीदी ने कहा, वहाँ से सबको हटा दीजिए और मुझे अकेले जाने दीजिए, या आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दोनों उस कमरे की तरफ चले गए। इधर जगदीश शहनाज का बयान लिख रहा था। हामिद और मकसूद चुप बैठे थे। सुपरिटेंडेंट ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जानकारी नहीं निकाल सका। थोड़ी देर बाद फरीदी वापस आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे कोई बड़ी नाकामी हाथ लगी हो। हामिद ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? फरीदी ने बेदिल होकर कहा, कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। हामिद थोड़ा उत्साहित होकर बोला, देखा, मेरा अंदाज़ा सही निकला ना? फरीदी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शागिर्द किसके हो? अगर उस्ताद हार गया तो क्या हुआ? कुछ देर बाद सर बथाल की लाश वहाँ से हटा दी गई। ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद पूरी टीम सर बथाल के बंगले की तरफ रवाना होने लगी। सर बथाल की लाश को भेज दिया गया। फरीदी उसके बंगले की हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद वह भी थक कर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। एसपी ने कहा, 2-3 दिनों में शहर में 4 कत्ल हो चुके हैं और हम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। फरीदी समझ गया कि इशारा उसी की तरफ है, लेकिन वह चुप ही रहा। डीआईजी ने पूछा, लेकिन सर बथाल यहाँ क्या कर रहा था? फरीदी ने जवाब दिया, वह हमारे देश के प्राचीन खंडहरों पर एक किताब लिख रहा था। फिर उसने कहा, आपने उसकी किताब र्यून्स ऑफ इजिप्ट के बारे में सुना होगा। मिस्र के प्राचीन अवशेषों पर इतनी अच्छी किताब शायद ही किसी ने लिखी हो। डीआईजी बोला, हाँ, मैंने उसकी काफ़ी तारीफ सुनी है। थोड़ी देर औपचारिक कार्रवाई के बाद सब लोग वहाँ से चले गए। रास्ते भर फरीदी चुप रहा। हामिद भी खामोश था। उसे सबसे ज़्यादा अपनी कार के चोरी होने का दुख था। शायद फजील ने उन्हें तहखाने में बंद करने के बाद उनकी कार भी चुरा ली थी। अब दोनों टैक्सी से घर लौट रहे थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनके दांत बज रहे थे। शहर धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। जैसे ही टैक्सी की हेडलाइट फरीदी के घर के गेट पर पड़ी, हामिद अचानक चौंक पड़ा।
फरीदी की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। दोनों तुरंत टैक्सी से उतर गए। फरीदी ने कार का हॉर्न बजाया और चौकीदार ने फाटक खोल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे। हामिद बोला, फजील की हिम्मत तो देखो, हैरानी होती है। फरीदी बोला, हाँ, उसने वारंट भी जारी कर दिया और ये ख़त भी देखो जो कार की अगली सीट पर मिला है। ये कहकर फरीदी ने एक लिफाफा हामिद की तरफ बढ़ा दिया। प्यारे फरीदी, मुझे उम्मीद है कि अब तुम होश में आ गए होगे। याद रखो, मेरे पीछे पड़ने का नतीजा सिर्फ मौत है। मैं बहादुर लोगों की कद्र करता हूँ, लेकिन एक हद तक। जब कोई उस हद को पार कर जाता है तो मैं उसे माफ़ नहीं करता। सर बथाल का हाल देख लो और उससे सबक लो। उसे तो मैं किसी भी हालत में माफ़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उस रुमाल का राज पता चल गया था और वो उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे देश से जा रहा हूँ और ठीक उसी तरह निकल जाऊँगा जैसे तुम्हारे मजबूत तहखाने से निकल गया था। अगर मेरी कैद में तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ करना। मुझे अफसोस है कि तुम्हें वहाँ पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। फजील, या जो भी तुम समझो। नोट, मिस्र के जासूस अली फजील से मेरा कोई संबंध नहीं है। खत खत्म करके हामिद हैरानी से फरीदी की तरफ देखने लगा। फरीदी धीमे स्वर में बोला, ये चोट जिंदगी भर याद रहेगी। हामिद ने पूछा, आखिर ये फजील है कौन? फरीदी बोला, पता नहीं, लेकिन बहुत दिलेर आदमी है। लियोनार्ड और जाबिर के बाद ये दूसरा इंसान मिला है जिसने मुझे इतनी मानसिक और शारीरिक मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। इतना कहकर फरीदी उठ गया और टेलीफोन मिलाने लगा। हेलो, कौन? अच्छा, जगदीश, अब मैं फरीदी बोल रहा हूँ। देखो, सर बथाल के रिश्तेदारों को उसके कत्ल की खबर छपने से पहले ही हिरासत में ले लो। उनसे उनके बारे में बहुत सी बातें पता चल सकती है। अगर हो सके तो उन्हें रात भर लॉकअप में ही रखो। मैं सुबह आऊँगा। ठीक है, शुभ रात्रि। फरीदी ने रिसीवर रख दिया। फरीदी जमाई लेते हुए बोला, अब तो सोना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह फरीदी और हामिद थाने पहुंच गए। टीवी और उसकी बीवी लॉकअप में थे। फरीदी ने जगदीश से पूछा, इनके अलावा कोई और नहीं मिला? जगदीश बोला, घर में यही दोनों थे। फरीदी ने ध्यान से टीवी और उसकी बीवी को देखा। टीवी की बीवी हामिद को घूर रही थी। फरीदी ने उससे पूछा, क्या यही वो आदमी है जो उस रात तुम्हारे घर की लाइट फ्यूज़ करके भाग गया था? औरत बोली, हाँ, यही था। फरीदी ने टीवी से पूछा, क्या तुम सर बथाल को जानते थे? टीवी बोला, वो कौन था? मैं नहीं जानता। फरीदी ने फिर पूछा, क्या सर बथाल ने तुम्हें उसके बारे में कुछ बताया था? टीवी थोड़ा झिझक कर बोला, हाँ। कब? फरीदी ने पूछा। दोपहर को। फरीदी ने आगे पूछा, उस रात तुम्हारे घर में जो दूसरे आदमी थे वे कौन थे और अब कहाँ है? टीवी ने जवाब दिया, लेफ्टिनेंट मॉर्गन और कैप्टन खावर। लेफ्टिनेंट मॉर्गन कल इंडिया चला गया। फरीदी ने पूछा, कब गया? फिर उसने पूछा, क्या लेफ्टिनेंट मॉर्गन सर बथाल को जानता था? आगे फरीदी ने सख्ती से पूछा, तुम्हारा सर बथाल और इन दोनों से क्या संबंध था? 1 महीने से है। क्यों आया था? मुझसे मिलने और शिकार खेलने। क्या कैप्टन खावर और लेफ्टिनेंट मॉर्गन को उस रात सर बथाल की हरकत का पता था? सिर्फ लेफ्टिनेंट मॉर्गन जानता था। कैप्टन खावर उस समय तुम्हारे घर क्या कर रहा था? हम तीनों ताश खेल रहे थे। मतलब तुम एक और जुर्म कबूल कर रहे हो? फरीदी ने मुस्कुराकर आँख मारी। टीवी चुप हो गया। फिर फरीदी उसकी बीवी को अलग ले गया और काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। जब वो वापस टीवी के पास आया तो टीवी ने पूछा, हमें हवालात में क्यों रखा गया है? सिर्फ इसलिए कि तुम लोग मिलकर एक आदमी को अपने घर में कैद रखना चाहते थे। फरीदी ने जवाब दिया और कोतवाली से बाहर निकल गया।
हमीद हैरान था कि फरीदी उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। 10 बजे हमीद दफ्तर पहुंचा, लेकिन वहाँ भी फरीदी नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फरीदी क्या कर रहा है। शहर के सभी अखबारों में सर बथाल के रहस्यमयी कत्ल की खबर छपी हुई थी। कुछ अखबारों ने रुमाल केस का भी जिक्र किया और लिखा कि दिलकशा होटल से लेकर अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं उनके पीछे एक संगठित साजिश काम कर रही है। पुलिस 2 लोगों की तलाश में है, एक जाहिर और दूसरा एक विदेशी आदमी जिसका असली नाम अभी तक पुलिस को भी नहीं पता। अखबारों ने जांच विभाग पर भी हल्का फुल्का तंज कसा। सुपरिटेंडेंट साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने डीआईजी से सलाह करके केस किसी दूसरे इंस्पेक्टर को सौंप दिया। हमीद ने इस बात को गहराई से महसूस किया, लेकिन वो चुप रहा। वो कर भी क्या सकता था। थोड़ी देर बाद हमीद को सुपरिटेंडेंट ने बुलाया। फरीदी कहाँ है? सुपरिटेंडेंट ने पूछा। मुझे मालूम नहीं। तुम जानते हो? मैं कैसे बताऊँ? इस केस के कुछ ज़रूरी कागज़ उसके पास है। मेरा ख्याल है वो तफ्तीश के सिलसिले में कहीं गए हैं, हमीद ने कहा। लेकिन मैंने ये केस अब किसी और को सौंप दिया है। लेकिन फरीदी साहब को इसका क्या पता? अब हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट ने होठ भींच कर कहा। जाओ अपना काम करो। करीब 2 बजे फरीदी ऑफिस पहुंचा। वो अभी बैठा ही था कि उसे सुपरिटेंडेंट ने अपने कमरे में बुला लिया। इस केस के सारे कागज़ जमा कर दो, सुपरिटेंडेंट ने कहा। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि बस। सुपरिटेंडेंट ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैं डीआईजी के हुक्म के मुताबिक ये कर रहा हूँ। ये लो, उनका लिखा हुआ आदेश। उसने एक कागज़ फरीदी की तरफ बढ़ाया। फरीदी ने कागज़ पढ़ा, फिर सुपरिटेंडेंट की तरफ देखा। सुपरिटेंडेंट हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। ये लीजिए। फरीदी ने जेब से कुछ कागज़ निकाल कर मेज़ पर रख दिए। सुपरिटेंडेंट ध्यान से उन्हें देखने लगा। फरीदी उठकर जाने लगा। बैठ जाओ, सुपरिटेंडेंट ने कहा। अब तक की तफ्तीश की रिपोर्ट कहाँ है? वो भी इन्हीं कागज़ों में है। ये रिपोर्ट तो नहीं है, सुपरिटेंडेंट ने एक कागज़ फरीदी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यही मेरा तरीका है, फरीदी ने बेपरवाही से कहा। मैं किसी केस को ख़त्म करने के बाद ही पूरी रिपोर्ट लिखता हूँ। अब तक की पूरी कार्रवाई लिखो, सुपरिटेंडेंट बोला। फरीदी ने अपने नोट वाला कागज़ उठाकर जेब में रखा और एक सादा कागज़ लेकर लिखने लगा। पूरी रिपोर्ट ये है कि मैं इस केस में पूरी तरह नाकाम रहा। कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जो इन लगातार हो रहे कत्लों से जुड़ सके। मुलजिम ने मुझे और सार्जेंट हमीद को तहखाने में बंद कर दिया था। इस मामले में मुझे जाबर खान नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति पर शक था। जिसने मुझे तहखाने में बंद किया वो कोई विदेशी आदमी लगता है। फरीदी ने रिपोर्ट लिखकर सुपरिटेंडेंट की तरफ बढ़ा दी। बस, सुपरिटेंडेंट ने तंज भरे अंदाज में कहा। मुझे पूरी विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। मैंने सब कुछ लिख दिया है, इसमें कोई विस्तार नहीं है। ज़्यादा कागज़ खराब करने से क्या फ़ायदा? फरीदी ने गंभीर होकर कहा। कहे तो ये भी लिख दूँ कि इस जांच के दौरान मुझे 2 बार जुकाम हुआ, एक दिन खाना नहीं खाया और एक दिन खांसता ही रहा। इतना सुनते ही सुपरिटेंडेंट गुस्से में आ गया। उसने पेपर वेट मेज़ पर पटकते हुए चिल्लाया, मैं बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये मेरा इस्तीफ़ा है। फरीदी ने जेब से तय किया हुआ कागज़ निकाल कर मेज़ पर रख दिया और मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। फिर वो हमीद की मेज़ के पास आया और बोला, हमीद, तुम भी अपना इस्तीफ़ा लिखो। क्यों? हमीद उछल कर बोला, अब हम इस विभाग में काम नहीं करेंगे। चलो अब पुराने कोटों का व्यापार करेंगे, फरीदी ने बहुत गंभीर अंदाज में कहा। ऑफिस के लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए, लेकिन वो अजीब अजीब बातें करता रहा। हमीद पूरी तरह उलझ गया, लेकिन फरीदी के दबाव में उसे इस्तीफ़ा लिखना ही पड़ा। वो जानता था कि अभी फरीदी वजह नहीं बताएगा। जब वो इस्तीफ़ा लेकर सुपरिटेंडेंट के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठा तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। क्या है? उसने गुस्से में पूछा। इस्तीफ़ा,
हमीद ने कागज़ मेज़ पर रखते हुए कहा। गेट आउट, वो ज़ोर से चिल्लाया। हमीद चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। ऑफिस के सारे लोग हैरान थे कि आखिर मामला क्या है। जो इंस्पेक्टर फरीदी से जलते थे वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरीदी और हमीद वहाँ से निकल गए। रास्ते में हमीद ने पूछा, आखिर आपने ये सब क्यों किया? चुप रहो, फरीदी झुंझला कर बोला। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। हमीद चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फरीदी मुस्कुराया और बोला, देखो बरखुरदार, ये दुनिया एक फ़ानी सराय है। हमीद हैरानी से उसे देखने लगा। मैं अब इन बेकार की बातों से तंग आ चुका हूँ, फरीदी बोला। अब थोड़ा आराम भी करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए फटे पुराने कोटों का कारोबार ही ठीक रहेगा। मैं हमीद कुछ कहने ही वाला था मगर रुक गया। लगता है अब तुम बकरियों का व्यापार करना चाहते हो, फरीदी ने कहा और कार होटल के सामने रोक दी। चलो कॉफ़ी पीते हैं, फरीदी कार से उतरते हुए बोला। हमीद अंदर ही अंदर बहुत झुंझलाया हुआ था, लेकिन उसने अपनी नाराज़गी जाहिर करना ठीक नहीं समझा। उसे डर था कि कहीं फरीदी ये न समझे कि वो इस्तीफ़ा देने के फ़ैसले से परेशान है। असल में हमीद को इस्तीफ़े की चिंता नहीं थी। उसकी उलझन ये थी कि आखिर ये फ़ैसला क्यों लिया गया। वो वजह जानना चाहता था, लेकिन फरीदी के रवैये से साफ लग रहा था कि वो कुछ बताने वाला नहीं है। दोनों ने होटल में कॉफ़ी पी, कुछ पेस्ट्री खाई और देर तक यूं ही बेकार की बातें करते बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हमीद ने भी ऐसे दिखाना शुरू कर दिया जैसे आज कुछ खास हुआ ही नहीं। आज मैंने एक हाथी देखा जो एक बोतल में घुसने की कोशिश कर रहा था, हमीद बोला। अच्छा, तुमने भी देखा? फरीदी ने गंभीरता से कहा। मैं तो समझा था कि ये राज सिर्फ मुझे ही मालूम है। अगर उसका दोस्त कूद कर अलग न हो गया होता तो वो बेचारा भी बोतल में घुस जाता, हमीद ने कहा। अच्छा, फरीदी ने चिंता भरे अंदाज में कहा। देखते हैं इसका चीन की सियासत पर क्या असर पड़ता है। शायद कुतुब उत्तरी यानी नॉर्थ पोल में हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए, हमीद ने धीरे से कहा। फरीदी ने आंख मार कर मुस्कुरा दिया और हमीद ने किसी शर्मीली औरत की तरह हल्का सा सिर झुका लिया। दोनों देर तक बैठे यूं ही बेसिर पैर की बातें करते रहे। घर पहुंचकर हमीद अपना सामान इकट्ठा करने लगा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? फरीदी ने पूछा। घर जा रहा हूँ। जो कुछ बचत की है उससे भैंसे खरीद कर दूध का कारोबार करूँगा। अरे अरे, तुम्हारे ये नाजुक हाथ भैंसों का गोबर साफ नहीं कर पाएंगे, फरीदी हंसते हुए बोला। मुझे एक प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत है। कितनी तनख्वाह देंगे आप? हमीद ने पूछा। अरे, जो मेरा है वो तुम्हारा है प्यारे, फरीदी हंसकर बोला। मैं सच में गंभीर हूँ। मैंने दुनिया घूमने का प्लान बनाया है और ऐसे में मुझे एक प्राइवेट सेक्रेटरी चाहिए। हमीद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। दुनिया की सैर? उसने धीरे से दोहराया। हाँ, सबसे पहले हम मिस्र जाएंगे, फरीदी ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा। तो मतलब? हमीद भी धीरे से बोला। लेकिन कैसे? समुद्री रास्ते से। लेकिन अगर वो हवाई जहाज़ से भाग गया तो? वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। क्यों? इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है? हो सकता है वो यहाँ से जाए ही ना। असल बात यह है कि मैंने अब उसका पीछा छोड़ दिया है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अली फजील की मौत किन हालात में हुई थी। लेकिन अली फजील के बारे में तो आपको उसी से पता चला था, हमीद बोला। कौन जाने वो बात भी झूठ हो। नहीं, इसमें मुझे कोई शक नहीं, फरीदी बोला। हसीना अली फजील की ही बेटी थी? आज ही मिस्र से मेरे एक खत का जवाब आया है जिससे पता चला कि अली फजील का सिर्फ एक बेटा था और वो भी उसके कत्ल के कुछ ही दिनों बाद मारा गया था। तो फिर इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत थी? हमीद ने पूछा। मसलहत, फरीदी बोला। मुल्जिम बहुत ख़तरनाक है, वो आसानी से धोखा नहीं खाएगा। तो क्या सुपरिटेंडेंट से आपकी लड़ाई सिर्फ दिखावा थी? वो बेचारा तो यही समझता है
कि सब कुछ बिल्कुल सच है। लेकिन अब तो आपने सच में इस्तीफ़ा दे दिया है, हमीद बोला। इसमें कोई शक नहीं, फरीदी ने कहा। तो फिर आप ये सब झंझट क्यों उठा रहे हैं? फरीदी जवाब देने ही वाला था कि नौकर एक विजिटिंग कार्ड लेकर अंदर आया। ओह, फरीदी ने कार्ड देखकर कहा, उसे अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत प्रभावशाली आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके सुनहरे मुलायम बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसका पहनावा अच्छा था, मगर हल्की सी बेतरतीबी से लगता था कि वो थोड़ा लापरवाह स्वभाव का है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे हल्की सी तंज भरी जहरीली मुस्कान। हमीद ने उसे देखकर नापसंदगी से मुंह बना लिया, लेकिन फरीदी ने बड़े गर्मजोशी से कहा, आओ आओ अनवर, मुझे उम्मीद थी तुम ज़रूर आओगे। अनवर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया। शायद तुम मेरे इस्तीफ़े की वजह पूछने आए हो, और आप सही वजह कभी नहीं बताएंगे, अनवर ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मैं किसी न किसी तरह सच जान ही लूँगा, अनवर हंसने लगा। खैर, तुम ठीक वक्त पर आए हो, फरीदी बोला। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अखबार में मेरी नाकामी की एक लंबी चौड़ी कहानी छाप दो। बस बस, मैं समझ गया, अनवर ने कहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम बहुत ज़हीन हो, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। एक बात समझ में आ गई, अनवर बोला। लेकिन ये जाबर कहाँ से आ गया? फरीदी ने उसे जाबर वाला पूरा किस्सा भी बता दिया। इस केस की पूरी कहानी तो मैंने खुद ही तैयार कर ली है, अनवर ने जेब से कुछ तय किए हुए कागज़ निकालते हुए कहा। आप देखिए मैं कितना कामयाब रहा हूँ। फरीदी कागज़ पढ़ता रहा। बीच बीच में वो हैरानी से अनवर की तरफ देख लेता। वाकई तुम एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर हो, फरीदी ने कहा। कुछ जगह तुमने सिर्फ अंदाजे लगाए हैं। खैर, मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। फरीदी ने एक सादे कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने वो कागज़ अनवर को दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रिपोर्ट में कुछ भी सही नहीं था, अनवर बोला, और आपको उसी विदेशी मुलजिम ने तहखाने में बंद किया था। तुम्हारा क्या ख्याल है? फरीदी ने पूछा। मुझे तो ये सब छलावा लगता है, फरीदी बोला। ऐसे किरदार तो सिर्फ जासूसी नावलों में ही होते हैं। और आप क्या कहते हैं? अनवर ने हल्की मुस्कान के साथ हमीद की तरफ इशारा किया। देखो, मुझसे पंगा मत लेना, वरना, हमीद ने कहा, वरना आप रो पड़ेंगे। अनवर ने उसकी बात पूरी कर दी। फरीदी हंस पड़ा। छोड़ो, अगर कभी मेरे हाथ लग गए तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हमीद झुंझला कर बोला। तुम पर क्या निर्भर है? अनवर हंसते हुए बोला। इस शहर के सारे निकम्मे पुलिस अफसर मुझे ऐसी धमकियां देते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अच्छा छोड़ो ये बेकार बातें, फरीदी ऊब कर बोला। काम की बात करो। देखो, अपने आर्टिकल में मेरी जितनी बेइज्जती कर सकते हो ज़रूर करना। ये मुझसे नहीं होगा, अनवर जल्दी से बोला। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन ये तुम मेरी इजाज़त से करोगे, फरीदी ने मुस्कुरा कर आँख मारते हुए कहा। यह वाकई ज़रूरी है। ठीक है, जैसा आप कहे, अनवर ने कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही, फिर अनवर चला गया। आखिर आपने उसे इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है? हमीद झुंझला कर बोला। वो बहुत काम का आदमी है, फरीदी ने कहा। कमाल का ज़हीन है, थोड़ी सी ट्रेनिंग मिले तो एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, हमीद बोला। क्या इसलिए कि वो पुलिस वालों से अपना हक वसूल करता है? फरीदी ने पूछा। किसी दिन उसकी गर्दन ज़रूर नपेगी, हमीद बोला। और मुश्किल यही है, फरीदी बोला। यहाँ के ज़्यादातर अफसरों की कमज़ोर नसें उसके हाथ में हैं। शायद ही कोई उसे छेड़ने की हिम्मत करे। मुझे तो उसने कभी चैलेंज नहीं किया, वरना मैं उसे मज़ा चखा देता, हमीद बोला। अरे छोड़ो भी, कैसी बातें ले बैठे, फरीदी ने कहा। वो तुम्हें क्यों छेड़ेगा? आपने उसका अंदाज़ नहीं देखा था उस वक्त, हमीद बोला। अरे वो है ही ऐसा, फरीदी बोला। बहुत कड़वी और जहरीली बातें करता है। मैं उसकी पिछली ज़िंदगी जानता हूँ, उसे बहुत सताया गया है। तुम नहीं जानते, जब कोई ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी बार बार की नाकामियों से तंग आ जाता है तो उसकी पूरी शख्सियत कड़वाहट से भर जाती है। अच्छा छोड़िए, हमीद ऊब कर बोला।
अब हमारा अगला कदम क्या होगा? वक्त आने पर तय होगा, फरीदी ने कहा और सिगार जलाकर गहरी सोच में डूब गया। शाम तक फरीदी के घर पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। सरकारी और गैर सरकारी लोग सब यही जानना चाहते थे कि उसने इस्तीफ़ा क्यों दिया। लेकिन बहुत से लोग जो उससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे, किसी तरह जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार हमीद को बोलना पड़ा। असल बात यह है कि फरीदी साहब को अपने सुपरिटेंडेंट का रवैया पसंद नहीं था। वो किसी भी तरह की दबाव वाली नौकरी के आदी नहीं हैं। आप ये भी जानते हैं कि वो इस विभाग में सिर्फ शौक़ से आए थे। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह सुपरिटेंडेंट से समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। आखिरकार उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। और मैंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, ये तो एक अलग ही दुख भरी कहानी है। अच्छा, तुमने क्यों इस्तीफ़ा दिया? जगदीश ने पूछा। मैं अब शादी करना चाहता हूँ, हमीद ने गंभीरता से कहा। तो इसका इस्तीफ़े से क्या संबंध? जगदीश ने हैरानी से पूछा। मेरी मंगेतर नौकरी को बुरा समझती है, हमीद बोला। वो चाहती है कि मैं दूध का कारोबार करूं। तो क्या वो दूध बेचने वाली है? एक आदमी ने मजाक में पूछा। जी नहीं, वो मेरे बच्चों को दूध पिलाने वाली है, हमीद ने जवाब दिया। इस पर ज़ोरदार ठाका गूंज उठा और हमीद शर्म से चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो भीड़ भी धीरे धीरे चली गई। अब क्या करना चाहिए? हमीद ने पूछा। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फरीदी ने कहा। आपने देखा नहीं? हमीद झुंझला कर बोला। ये सब उलझन ही तो है। बिल्कुल भी उलझन नहीं है, फरीदी ने कहा और उठकर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी। फरीदी किसी से बात करने लगा। करीब 10 बजे तक वो अलग अलग लोगों को बीच बीच में फ़ोन करता रहा। हमीद कई बार कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फरीदी के रवैये ने उसे रोक दिया। वो उसे अच्छी तरह जानता था। अगर फरीदी कुछ बताना होगा तो खुद ही बता देगा, वरना चाहे कितना भी सिर क्यों न पटक लो, उससे एक शब्द भी नहीं निकलवाया जा सकता। हमीद ने पूरी रात बेचैनी और उलझन में गुजारी। बाहर से वो पूरे दिन शांत दिखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने कितनी झुंझलाहट से गुजर रहा था। जासूसी का यह तरीका उसके लिए बिल्कुल नया था। वो बार बार सोचता, आखिर इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत थी। अगले दिन भी वो घर पर ही रहा, जबकि फरीदी न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने कोई ढंग की बात नहीं की। हमीद के किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी किसी गहरी मानसिक बेचैनी में फंसा हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा लगता कि उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। इस दौरान अगर कोई मिलने आता तो कह दिया जाता कि फरीदी घर पर नहीं है। हमीद सब कुछ देख रहा था और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। फरीदी का मूड इतना ख़राब था कि उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आखिरकार हमीद मजबूर होकर चुप बैठ गया और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अचानक एक रात फरीदी ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। 4-5 बड़े सूटकेस निकाले जिनमें कपड़े रखे गए, यहाँ तक कि हमीद के कपड़े भी। नए नए बैग और होल्डॉल निकाले गए और उनमें कई कीमती चीज़ें भी रखी गई। फिर कार निकल गई। हमीद कुछ पूछना चाहता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करीब रात के 1 बजे किसी ने हमीद को जगाया। हमीद ने देखा उसके कमरे में एक अजनबी विदेशी खड़ा है। वो घबरा गया। डरो मत, मैं प्रोफेसर लासल की हूँ, उस आदमी ने कहा। हमीद उसकी आवाज़ पहचान गया। अरे, अब मैं क्या करूँ? हमीद ने परेशान होकर कहा। जल्दी करो, तुम्हारे मेकअप में भी करीब 1 घंटा लगेगा। लेकिन फिर क्या होगा? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? फरीदी झुंझला कर बोला। तुम प्रोफेसर लासल की का असिस्टेंट बनोगे और उसके बाद तुम्हारी पूजा होगी, आरती उतारी जाएगी, फूल चढ़ाए जाएंगे। फरीदी दांत भींच कर बोला। हमीद मुंह बनाकर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर बाद उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकलने लगी। फरीदी उसके गालों को ज़ोर ज़ोर से घिस रहा था। अजीब आदमी हो तुम, फरीदी धीरे से बोला। मैं ज़रा अच्छा सा मेकअप करना चाहता हूँ और तुम मरने लगते हो। तुम्हें शायद नहीं पता, मेरे गालों से तो करीब 1 चम्मच खून निकल चुका है। हमीद चुप हो गया।
जब वो आईने के सामने गया तो अपनी शक्ल देखकर चौंक पड़ा। वो एक अधेड़ उम्र का अंग्रेज़ लग रहा था। लेकिन तुम अंग्रेज़ नहीं हो, फरीदी ने कहा। तुम दक्षिण अमेरिका के रहने वाले हो, रियो डी जनेरो के। नहीं, मैं रियो डी डॉन किचोट का रहने वाला हूँ, हमीद ने गंभीरता से कहा। और आप हैं प्रोफेसर हेराल्ड लास्की। बेकार की बेवकूफ़ी मत करो, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। रॉबर्ट लास्की। और हुजूर का पेशा? हमीद ने धीरे से पूछा। एक ऐसा रेडियो बनाने में लगे हैं जिससे मंगल ग्रह के लोगों की आवाज़ सुनी जा सके, फरीदी बोला। अरे कोई सीधा साधा नाम रखिए, मैं तो खुद ही भूल जाऊंगा, हमीद बोला। मैक्लॉरेंस, फरीदी सोचते हुए बोला। कौन सी ज़बान बोलनी पड़ेगी? अंग्रेज़ी। और लहजा कहाँ से लाऊंगा? हकला कर बोलना, फरीदी ने कहा। और वैसे भी तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन एक और दिक्कत है, हमीद सोचते हुए बोला। मुझे नींद में उर्दू में बड़बड़ाने की आदत है, और ऐसे मौक़ों पर मैं तुम्हें एक घूसा देने का सोचने लगता हूँ, फरीदी झुंझला कर बोला। जाना कहाँ है? हमीद ने पूछा। जहन्नुम में, फरीदी ने ठंडे अंदाज में कहा। अच्छा चलिए, दरवाजे तक छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा, हमीद ने गंभीरता से कहा। हमारा जहाज़ सुबह 8 बजे रवाना होगा, फरीदी ने थोड़ी देर बाद कहा। जहाज़? हमीद उछल पड़ा। हाँ, हम मिस्र जा रहे हैं। और ये बात अब बता रहे हैं? हमीद झल्ला कर बोला। क्यों, क्या पूरे शहर से गले मिलकर विदा लेना था? फरीदी ने तंज करते हुए कहा। लेकिन ये भी कोई बात है? मैं तो पासपोर्ट वगैरह की बात कर रहा था। उसका इंतज़ाम मैं कर चुका हूँ। कहाँ से? पासपोर्ट पर तो फ़ोटो भी लगती है। क्या ये मैक्लॉरेंस की तस्वीर नहीं है? फरीदी ने जेब से एक फ़ोटो निकाल कर मेज़ पर डाल दी। हमीद ने तस्वीर उठाई, आईने के पास जाकर अपने चेहरे से मिलाने लगा। आप तो कमाल करते हैं, हमीद ने मुड़कर कहा। लेकिन फरीदी वहाँ था ही नहीं। हमीद कुर्सी पर बैठ गया और पाइप जलाने लगा। तभी फरीदी अंदर आया। सुनो, हमारे घर पर नज़र रखी जा रही है, फरीदी ने कहा। लेकिन किसकी तरफ से? हमीद ने पूछा। ये मैं नहीं जानता, फरीदी सोचते हुए बोला। मुमकिन है कोई सरकारी जासूस हो। सरकारी जासूस? हमीद हैरानी से बोला। हाँ, हमारे सुपरिटेंडेंट से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, फरीदी बोला। इतना बेवकूफ़ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो अब क्या करेंगे? मैंने अभी फाटक के सामने एक आदमी देखा है, फरीदी ने कहा। क्यों ना हम किसी कुत्ते को उसके पीछे लगा दें, हमीद ने सुझाव दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, फरीदी ने धीरे से कहा। सुपरिटेंडेंट की हरकत हमारे ही काम आ सकती है, और हो सकता है कि वो आदमी असली अपराधियों का ही हो। तो फिर बाहर कैसे निकलेंगे? हमीद ने पूछा। बताता हूँ, फरीदी बोला। मैंने नौकरों को हिदायत दे दी है कि हमारी गैर हाजिरी में किसी को भी सही जानकारी न दे। उससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि अपराधी हमारे बारे में कोई पक्की दिशा नहीं पकड़ पाएंगे, फरीदी ने कहा। चलो जल्दी करो, हम पीछे के रास्ते से निकलेंगे। अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा, हमीद घबरा कर बोला। क्यों नहीं होगा? फरीदी ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा। थोड़ी देर बाद दोनों बाग की पिछली दीवार से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही फरीदी ने बाहर झांका, एक साया सामने से हटकर दीवार के पीछे छिप गया। मैं पहचान गया हूँ, फरीदी बाहर निकलते हुए बोला। छिपने की ज़रूरत नहीं। हमीद भी बाहर आ गया। फरीदी उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। हमीद ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल लिया। कुछ ही पलों में फरीदी ने उसे पकड़ लिया। अनवर, तुम इतने चालाक नहीं हो कि मुझे धोखा दे सको, फरीदी ने उसे रोकते हुए कहा। आपने अंधेरे में मुझे कैसे पहचान लिया? अनवर ने पूछा। बस पहचान लिया, फरीदी ने कहा। फाटक की तरफ कौन है? कोई है, लेकिन मैं नहीं जानता, अनवर बोला। मैं तो ये समझ रहा था कि उसकी मौजूदगी में आप इसी रास्ते से निकलेंगे। खैर, याद रखना, अगर इसके बारे में तुम्हारे अखबार में एक शब्द भी छपा तो अच्छा नहीं होगा, फरीदी ने सख्ती से कहा। मैं ये अखबार के लिए नहीं, अपनी जानकारी के लिए कर रहा हूँ, अनवर बोला। ठीक है, लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फरीदी ने कहा। मैं जानता हूँ, अनवर ने धीमे से कहा। जो भी जानते हो अपने तक ही रखना, फरीदी बोला।
और अगर हो सके तो मेरी गैर हाजिरी में अपने अखबार के ज़रिए अपराधियों को गुमराह करना। और उसकी कीमत? अनवर ने पूछा। वापसी पर चुका दूंगा, फरीदी ने कहा। ठीक है, गुड नाइट। अनवर ने अपनी हैट चेहरे पर झुकाई और कुछ ही पलों में अंधेरे में गुम हो गया।